हेलो मेरे बिहार का जवान भाई। आप लोग को बताया जाता है पुरस्कार से संबंधित अगर शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं, या कि जो शिक्षक सब है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं। तो इसमें करा 5 सितंबर को दिया जाता है, या 14 नवंबर को दिया जाता है, या 8 अक्टूबर को दिया जाता है, या 19 नवंबर को दिया जाता है। इसमें जब भी पूछेगा कि पुरस्कार से संबंधित तो आपको बताना पड़ेगा जो शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वह 5 सितंबर को। 5 सितंबर माने शिक्षक दिवस के दिन क्या किया जाता है, दिया जाता है। हर शिक्षक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका दिन रहता है तो 5 सितंबर रहता है, क्योंकि वह दिन शिक्षक दिवस रहता है। इसीलिए शिक्षक के प्रति जो भी पुरस्कार दिया जाता है वह लगभग 5 सितंबर को ही मान के दिया जाता है। उसके बाद कर रहा है उसमें 2 अक्टूबर बता रहा है कि जिसे यहाँ 2 अक्टूबर कर रहा है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कह रहे कि 2 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती दिवस है, उसका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद करा था 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस, विश्व डायबिटीज कहते हैं, या बाल दिवस, जो बाल दिवस मनाया जाता है, या चाचा नेहरू का भी जन्मदिन मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस का है कि 19 नवंबर को है विश्व क्या दिया जाता है, शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, बोला जाता है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाएगा, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कुछ माने कि एक दिवस को बोलेगा कि एड्स कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स मनाया जाता है। एड्स कब मनाया जाता है, तो बोला जाएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हो गया 23 दिसंबर को किसान दिवस या चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। कि 23 दिसंबर को क्या मनाया, किसान दिवस या चौधरी चरण सिंह का भी जन्मदिन मनाया जाता है, या मेन है किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कहेगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा, तो 22 मार्च को। जब ये पूछेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा, जल दिवस मनाया जाता है। एक ही क्वेश्चन में हमारा शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर दिया जाएगा 5 सितंबर, उसी में लगभग हमारे कई गो क्वेश्चन क्या सकता है, पकड़ा जाता है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, माने कि सबसे बड़ा है। यानी कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है, विस्तृत का मतलब होगा सबसे बड़ा इसका है। इसमें एक में ऑप्शन दे दिया हुआ है कि चीन दिया हुआ है, एक में जो ऑप्शन दे दिया क्या दिया हुआ है, चाइना, जिसको कहा जाता है चाइना का ऑप्शन दे दिया हुआ है कि उसका लिखित है, तो चाइना का लिखित नहीं। दूसरा में करा अमेरिका, उसका भी लिखित नहीं। जापान का रहा है। चौथा में क्या करा, भारत ही ऐसा देश है विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान में गिना जाता है। किसको, भारत को गिना जाता है। भारत का लिखित संविधान विश्व है ना, भारत का लिखित संविधान विश्व में सबसे विस्तृत है, माने सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। कहेगा भारतीय संविधान का बनाने में कितने वर्ष लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे।
लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की ही देन है। क्या कि लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? तो फ्रांस की दी है। विश्व की प्रथम लिखित संविधान 1787 में अमेरिकी संविधान है। क्या है कि विश्व की प्रथम लिखित संविधान किस देश के पास है? तो अमेरिका के संविधान में है। 1787 ईस्वी में इसको क्या कहा गया है? विश्व का सबसे यानी पहली संविधान बोला जाएगा। तो प्रथम लिखित संविधान तो किसके पास है? अमेरिका के पास। कब? 1787 ईस्वी में इसका उल्लेख किया गया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किन दो परिस्थितियों को अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है। यानी कौन सा तिथि ऐसा है जिसमें दिन और रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। एक में करा है कि 23 मार्च या 21 सितंबर को, दूसरा का करा 21 मार्च या 23 सितंबर को, 1 मार्च या 30 सितंबर को, या 1 सितंबर और 23 मार्च को। इसमें जो दिया गया ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात क्या हो जाए? बराबर होता है। जब ये पूछेगा कि इन तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है। तो हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दो तिथि को क्रमशः दिन और रात बराबर हो जाता है। हमेशा पूछेगा कि दिन और रात कब बराबर हो जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसमें कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी और दिन एवं रात बराबर होते, इसे क्रमशः शरद विश्व विपुष या बसंत विपुष कहते हैं। यानी कि इस दिन 23 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात पूरे क्या हो जाता है? बराबर रहता है। अब चलते अगला। इसके बाद कहते हैं मकर संक्रांति। मकर जो संक्रांति है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में, जब ये पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब है, तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर कब होगा? कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है, तो 22 दिसंबर हो जाएगा। कहेगा कर्क संक्रांति हो जाता है, कब हो जाएगा, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में कहेगा तो 21 जून, जिसमें दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 कितना सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो 21 जून को। विपुष यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती है। कहते किस रेखा पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस दिन और रात क्या होता है? आपस में बराबर होती है। चलो अब नेक्स्ट में अब चलते हैं। कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता, डी में कह रहा है कि पुणे। तो हमारे किसमें? कोलकाता में है। भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वह कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। कहाँ में अवस्थित है? कोलकाता में है। अब इसके बारे में जान जाते हैं आगे। भारत सरकार के विज्ञान और
प्रौद्योगिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। क्या है? कार्यालय है। तो देखते हैं 1956 ईस्वी में अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन विषयगत मानचित्रों सेवाओं में अग्रणी अग्रणी रहा है। माने कि 1956 में यह संस्थान के बाद यह संगठन विश्व का न विषयगत माने मानचित्र सेवाओं में क्या रहा है? अग्रणी रहा है। इसके बाद कह रहा है कि नटमो माने कि भारत की एकमात्र एजेंसी है जो विभिन्न विषयगत नक्शों और कटना एटलस की आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। इसके अलावा नाटको दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र संगठन है। कहा कि नाटको जो है दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र संगठन। पूछ देगा कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र संगठन कौन है? तो नाटमो है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। पूछ देगा तो भारतीय तिलहन माने कि जो तिल से संबंधित रहता है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय अब कह रहा है कि इसमें पूछेगा कि ये तो हो गया। इसके बाद पूछेगा कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संसाधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। यानी कह रहे केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे माने महाराष्ट्र में है। इसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय क्या करा है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। भारतीय पुरातत्व संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। चलते हैं अगला नेक्स्ट। आप पूछेगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है? पूछेगा ताजमहल जो है वो कहाँ स्थित है? तो कह दिल्ली में है, आगरा में है, जयपुर में है या इलाहाबाद। तो हम सब ही जानते हैं कि ताजमहल कहाँ में है? आगरा में स्थित है। ताजमहल जब भी पूछेगा कहाँ स्थित है तो आगरा में है। ताजमहल के बारे में देख लेते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर रहेगा। ताजमहल किस नदी के तट पर है? तो याद हमेशा रखना है कि यमुना नदी के तट पर क्या है? ताजमहल निर्मित है। ये पूछेगा ताजमहल कहाँ निर्मित है? यमुना नदी के तट पर क्या है? तट पर मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल मैंने कहेगा कि शाहजहां ने किसके यादगार में? तो मुमताज महल है कि अर्जुमंद बानो बेगम की याद में 1631 से 53 के बीच बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1931 से इतना के मध्य निर्मित हुआ है। अब पता कि जो ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि शाहजहां किसके लिए बना? मुमताज के अपने बेगम मुमताज के बारे में जाना जाता है। उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम भी थे। माने कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में इसको जब बताया गया तो कहा कि 1631 से लेकर 53 के बीच यह क्या है? निर्माण किया गया है। और इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की और उस्ताद ईसा खां के निर्देशक में 22 साल काम चला। आप कह रहा है कि इसका जो डिजाइन किया गया था उस कारीगर के क्या नाम था? जब ये पूछेगा कि ताजमहल डिजाइन किया गया कारीगर के नाम क्या है तो उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसी का डिजाइन किया था। इसको बनने में कितना दिन लगा था? 22 साल काम चला था। किस में? ताजमहल को बनाने में। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पितरादुरा शैली में ना सुंदर सजावट का काम किया गया था।
माने कि इसमें जो लगाया गया संगमरमर वह श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इमारत है पित्रा दूरा शैली से क्या है सुंदर सजावट पर काम किया है। पूछता है कि इमारत में कैसा शैली था पित्रा दूरा शैली में क्या किया गया सजावट किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा रहा तथा माने कि ताजमहल है जो कई इमारतों से क्या रहा प्रेरित रहा। डिजाइन और चारबाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से है। माने कि जो डिजाइन है या चारबाग है शैली है यह किसके मकबरे से हुमायूं के मकबरे से। इस्लामी सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से यानी कि इस्लामी सादगी के मामले में यह किसके मकबरे से अकबर के मकबरे से। कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे से है। माने कि यह कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे में भी गिना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं संगमरमर का पित्रा दूरा तकनीकी के इस्तेमाल में यह एक इत्मादुद्दौला के मकबरे से तथा झील में भवन के प्रतिबंधित बनने के मामले में यह सासाराम स्थित शेरशाह मकबरे से है। माने कि झील में भवन के प्रतिबिंब बनने के मामले में यह सासाराम स्थित शेरशाह मकबरे से संबंधित। देख लेते हैं कि ताजमहल को वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कहेगा पूछेगा कि ताजमहल को यूनेस्को है ना वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में कब शामिल किया था 1983 ईस्वी में क्या किया स्थापित किया गया था इसमें शामिल किया गया था। इमारतें स्थान और शासक और शासिका के बारे में काबुली बाग में स्थित मस्जिद है पानीपत मैंने कहाँ स्थित है पानीपत किसके शासनकाल में तो बाबर के शासनकाल में स्थित है। संबल मस्जिद है ना रुहेलखंड कहाँ है किसके शासनकाल में बना था बाबर के शासनकाल में चला था। दिन पनाह भवन कहाँ है दिल्ली में किसके शासनकाल में बना था हुमायूं के शासनकाल में बना था। पुराना किला कहाँ स्थित है दिल्ली में किसके शासन में शेरशाह के शासन में बनाया था क्या चीज पुराना किला के बारे में पूछेगा तो कहाँ बनाया था शेरशाह के बारे में शेरशाह। उसके बाद देखते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ सासाराम बिहार में किसके शासनकाल में शेरशाह के अपने शासन बनाया था। खास महल फतेहपुर सीकरी किसके शासन काल में बनाया गया था अकबर के शासन काल में बना था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी किसके शासन काल में बनाया था तो अकबर के शासन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पंचमहल माने कहाँ स्थान है फतेहपुर सीकरी किसके शासन काल में अकबर के शासन काल में बनाया गया था। मच्छी भवन शीश महल मोती मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है आगरा में किसके शासनकाल में बनाया था शाहजहां के शासनकाल में बना था। उसके बाद करा मोती महल हीरा महल रंग महल कहाँ है दिल्ली में किसके शासनकाल में बना था शाहजहां के शासनकाल में बना था। इसके बाद करा कि मोती मस्जिद माने लाल किले के अंदर है कहाँ स्थित है दिल्ली में किसके शासनकाल में बना था ऑरेंज के शासनकाल में बना था। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पकड़ा गए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन करा है कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। कि विद्युत परिपथ में अमीटर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा को वोल्टता को पावर या ऊर्जा को किसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं मीटर का प्रयोग करते हैं माने कि मीटर का प्रयोग करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं धारा को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं अमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब ये कहेगा अमीटर का प्रयोग किया है कि कहा कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग माने कि प्रमुख वैज्ञानिक उपयोग प्रयोग। अब इसके बारे में कह रहा है कि एमीटर जो हो गया एमीटर का प्रयोग है ना यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाले यंत्र विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाले यंत्र एमीटर माने किसका मापता है
या विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। मीटर क्या मापता है? या विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र है। कारण कि बैरोमीटर जो है वह क्या चीज करने वाले, यह वायुमंडलीय मापने वाले क्या है, दाब है। कह रहा है कि हाइड्रोमीटर यह किसी द्रव का संक्षेप घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर जो है यह किसी द्रव का संक्षेप घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर जो है क्या क्या मापते हैं? किसी संक्षेप घनत्व मापते हैं। इसके बाद कह रहा है ना मैनोमीटर, इसमें से गैसों का दाब मापा जाता है। कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? इसमें गैसों से क्या मापा जाता है? दाब जो होता है वह चीज मापा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि पायरोमीटर से यह सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने का यंत्र है। सूर्य तारा का ताप इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। माने कि पायरोमीटर जो है यह सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने का यंत्र है। सूर्य तारा का ताप इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है ना सिस्मोग्राफ इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, है ना। कंप्यूटर है ना, कम्यूटेटर जो होता है है ना परिवर्तन यंत्र, यह विद्युत धारा की दिशा बदलने वाले यंत्र है। अगर कम्यूटेटर जो होता है, जो विद्युत धारा की दिशा को क्या किया जाता है? बदला जाता है। गायरोस्कोप यह घूर्णन गति मापने वाले यंत्र है। गायरोस्कोप जो है यह घूर्णन गति को मापने वाले क्या है? यंत्र है। विभव मापी यह परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र है। जो विभव मापी है जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव मापने वाला क्या है? यंत्र है। अब इसके बाद देखते हैं कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में से रूपांतरित होता है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होता है। रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में। हमारा यांत्रिक ऊर्जा में, माने कि जो विद्युत माप यंत्र है विद्युत ऊर्जा में किसमें रूपांतरित हो? यांत्रिक ऊर्जा में हमें क्या करता है? रूपांतरित। जब ये कहता है विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या करते हैं? रूपांतरित होता है। सितार किसमें रूपांतरित है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जो सितार यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? बदलता है। बहुत बार पूछा कि सितार किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसके बाद कहा है कि मोमबत्ती जो है वो कैसा ऊर्जा में बदलता है? माने रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या करता है? बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो लाउड स्पीकर है वह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल है ना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। जो विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। आप कराए कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं?
क्या है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते, माने कि जो अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो चंद्रमा के पृष्ठ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ध्वनि अंतरिक्ष का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा के पृष्ठ के समीप तापमान बहुत अधिक होता है। इनमें से कोई माने कि इसका ऑप्शन होता है। किस लिए बात करते हैं, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री जो भी जाते हैं एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इसका मेन कारण है ध्वनि तरंग निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, माने कि निर्वात में आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसके बाद करा है इस कारण से नहीं बढ़ता, देख लेते हैं। करा है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। अगला कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडलीय माध्यम न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता है, अतः दो अंतरिक्ष यात्री बात नहीं कर पाते हैं। बात करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि माने ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद करा है कि पीतल निम्नलिखित में से किसके एक मिश्र धातु, जो पीतल के बारे में बता रहे हैं कि किसका एक मिश्र धातु है, तो पीतल कह रहा है कि कॉपर और टिन का मिश्र है, कॉपर और जिंक का मिश्र है, कॉपर या निकलेस का मिश्र है, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम का मिश्र है। तो है पीतल जो है माने कि कॉपर और जिंक का क्या है, मिश्रण है। पीतल जो है किसका है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। जब ये पूछेगा पीतल किसका मिश्रण, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अब देखते हैं आगे कि किस धातु का कौन सा मिश्रण है। हम तो बता ही दिए थे पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अब कह रहा है कि पीतल कॉपर और जिंक का क्या है, माने के मिश्रण धातु है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कहेगा कि पीतल का प्रयोग किसके बनाने में किया जाता है, तो बर्तन बनाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कांसा। कांसा किसका है, कॉपर और क्या है, सिलिकॉन का है। कितना है, कॉपर और सिलिकॉन का है। इसका उपयोग सिक्का हो गया, घंटी एवं बर्तन बनाने में क्या किया जाता है, कांसा का उपयोग किया जाता है। आप कह रहे हैं कि जर्मन सिल्वर में हो गया कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया। माने कि जर्मन जो सिल्वर है उसमें कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया। इसका भी उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्तन बनाने में किया जाता है। रोल्ड गोल्ड होता है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम से बनाया जाता है। स्वास्थ्य आभूषण जो देखती है महिला में, 10 रुपया में ले लीजिए, कान में तो बाली ले लीजिए, ये सब जो बोला जाता है मेला ठेला में देखते कि बोलते रहता है, वो एकदम है ना, रोल गोल्ड जो होता है कॉपर और एल्युमिनियम की मिल के क्या बनाया जाता है, सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। उसके बाद गन मेटल हो गया कॉपर, जिंक और सिलिकॉन का बनाया जाता है कि नहीं, इस सब का क्या बना जाता है, गन मेटल बनाया जाता है। जैसे डेल्टा है ना, डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और आयरन का मिलकर बनाया जाता है कि नहीं, कॉपर, जिंक और आयरन से मिलकर क्या बनाया जाता है, इसका उपयोग जहाज के पंखों बनाने में किया जाता है। जहाज को पंखों बनाने में किया जाता है। मगर गन मेटल का उपयोग जो हम करते हैं, टूप हो गया, गियर हो गया, बेयरिंग बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद कहा कि मुंज मेटल कॉपर और जिंक होता है, सिक्का बनाने में इसका क्या किया जाता है, मुंज मेटल का हो जाता है सिक्का। और जिंक माने कि जिंक कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, इसे सिक्का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं डच मेटल होता है, कॉपर और जिंक होता है। यह सस्ते आभूषण बनाने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है, मानेगा रोल गोल्ड से भी जैसे होता है। इसके बाद मोनेल मेटल हो गया, यह है ना छार रखने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। मोनेल मेटल जो हो गया कॉपर और निकेल को बना जाता है, मगर इसका छार जो है ना, छार रखने वाले बर्तन का उपयोग किया जाता है। इससे टाका हो गया, सिलिकॉन और फास्फोरस का बना रहता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने और टांगा लगा, मैंने जो टाका उका लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में तार आता है
वही का ना टाका जो शोल्डर रहता है जिसको सोल्डिंग उल्डिंग करके तार उर नहीं करते, वही लगाता है। तो टाका से कहते हैं रोज मेटल होगा जो का ना स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। मैंने कहा रोज मेटल होता है स्वचालित क्या फ्यूज बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किया जाता है। मैंने कहा जो हवाई जहाज का जो ढांचा बनाया जाता है, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का क्या रहता है, सहयोग रहता है। ड्यू का ना ड्यूरेलुमियन है ना, ड्यूरेलुमियन जो बनाया जाता है वो बर्तन बनाने के रसोई सामानों में किया जाता है। उसको टाइप मेटल बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे